माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन माननीय श्री अधीर रंजन चौधरी जी, विभिन्न विधानसभाओं के आए सम्मानित अध्यक्षगण, विधानसभाओं के पीएससी के अध्यक्षगण, उपस्थित अनेक माननीय वरिष्ठ सांसद, पूर्व सांसद, पीएससी के अध्यक्ष, और मैं कहूं बहुत सारे चेहरे ऐसे लोगों का मैं देख रहा हूं जो सांसद भी हैं, जो पहले पीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिनके लेखन, वचन और काम से बहुत कुछ व्यक्तिगत सीखा हूं, सीखता भी हूं। यहां उपस्थित इस अवसर पर राज्यसभा और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरलगण, भाइयों और बहनों, मैं आभारी हूं माननीय स्पीकर साहब का, जिन्होंने इस मौके पर मुझे आपके बीच होने का अवसर दिया। पिछले 2 दिनों में आपके डेलिब्रेशंस में कितनी महत्वपूर्ण चीजें हुई, क्या चर्चा हुआ, वो हमने अभी माननीय अधीर रंजन जी से सुना। खासतौर से मेरी दृष्टि में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और राज्य की विधानसभाओं की ऐसी समितियां, इनकी भूमिका ऐतिहासिक है। अगर साथ जोड़ दें पब्लिक एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, तो कुल मिलाकर परमानेंट विजिलेंस, सरकारी खर्चों पर सरकार को अकाउंटेबल बनाने का काम आप सब करते हैं। इस आयोजन के संदर्भ में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश पढ़ रहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस अवसर पर यह आयोजन हो रहा है, यह लोक लेखा समिति के 1 सदी की यात्रा है। साथ ही भारत को जिन्होंने आधुनिक स्वरूप दिया, उस महात्मा गांधी का कुछ ही 1 आध वर्ष पहले हमने 150वीं वर्षगांठ मनाई, और आजादी की 75वीं वर्षगांठ, अमृत वर्ष हम यह मना रहे हैं। और दुनिया में यह दौर मेरी सामान्य समझ में आर्थिक विकास का दौर है। अगर आर्थिक बेहतरी हम कर पाए तो देश की नीति एक नए रूप में सामने आएगी। आज हमारे लिए शायद यह दुनिया की जो स्थिति है, उसमें एक राजनीतिक आर्थिक ताकत बनना एक विकल्पहीन मुद्दा है, और वह बनाने की क्षमता, उसकी देखरेख, वह खर्च जो सरकारी होता है, वह बहुत सोच समझकर, सावधानी से, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, औचित्यपूर्ण हो, उसके पीछे तार्किकता हो। यह काम तो आप सभी करते हैं। महज आपके जिम्मे यह देख रेख कि नुकसान हो, लीकेजेज हो, यही नहीं है, बल्कि जो चीजें तय हुई हैं उनका परिणाम देश को आर्थिक लाभ के रूप में, आर्थिक विकास के रूप में मिल रहा है कि नहीं। आप देखें किस रूप में आपका दायित्व बढ़ा है। कल आपने सुना 1921 में जब पीएससी का गठन हुआ तो गवर्नमेंट रेवेन्यू महज 200 करोड़ का था। 1947-48 फर्स्ट बजटरी एक्सपेंडिचर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वाज 197 करोड़। आज बजटरी एक्सपेंडिचर इज ऑलमोस्ट 35 लाख करोड़। और मैं राज्यों के फिगर देख रहा था, 21-22 में कंबाइंड बजट ऑफ ऑल स्टेट्स, जो सूचना मुझे उपलब्ध मिली सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से, लगभग 43 लाख करोड़। आज ये स्टेट्स सेंटर से भी अधिक खर्च कर रहे हैं। तो रोल ऑफ स्टेट पीएसएस और यहां की पीएसएस कितनी बड़ी डिफाइनिंग रोल है इस हिस्ट्री में कि भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में आपकी भूमिका अभूतपूर्व है। और यह महज मैं मानता हूं कि राजकोष, खजाना या सार्वजनिक धन का खर्च कैसे हो, यह इतिहास की धारा तय करती है चीज। यह देश की भविष्य और नियति तय करेगी। यह ताकत आपके पास है, आपकी निगरानी में यह चीजें हो रही हैं। मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से पीएससी के कामों का क्या असर रहा है देश में। 1958 का एक प्रसंग आप याद करें, एक मुद्दा उठा, किस तरह से तत्कालीन एक बहुत ही प्रभावी आदमी पर उसका असर पड़ा। 64-65 ऑनवर्ड्स श्री आर मोरारका जी चेयरमैन होते थे पीएससी का। मैंने मेमोइर्स पढ़ा है चंद्रशेखर जी का, क्या पीएससी की ताकत होती थी, क्या प्रभावी रूप में वो भूमिका होती थी। हाल के वर्षों में पीएससी की रिपोर्ट्स ने किस रूप में देश में एक राजनीतिक चेतना फैलाई, उसका क्या असर हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर मानव
नियति तय करने में आर्थिक मुद्दों का बड़ा कारगर इतिहास और भूमिका रही है। जो विचारों का दौर आया जिसमें मानते हैं कि बहुत प्रभावी विचार के रूप में वामपंथ आया, उसके सबसे बड़े भाष्यकार ने कहा कि आर्थिक ताकतें ही इतिहास की धारा तय करती हैं, पर महात्मा गांधी उससे आगे गए। 1921 में उन्होंने सार्वजनिक खर्चे का एक पैमाना तय किया और फॉर्मूला दिया। 1921 में आप याद करें, कहा, मैं कोट करता हूं, यदि हम जनता से मिली पाई पाई का ठीक से हिसाब न रखें और उसे समझदारी से खर्च न करें तो उचित यही होगा कि हमें सार्वजनिक जीवन से निष्कासित कर दिया जाए। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने खर्च कैसे करें, सरकारें कैसे खर्च करें और सरकारें कैसे रहें, इस पर बाकायदे उन्होंने लिखा और कहा। एक पंक्ति मैं सिर्फ उसमें से कोट करना चाहता हूं, सार्वजनिक सेवा भी सीजर की पत्नी की तरह संदेश से परे होनी चाहिए। यह हरिजन में 1946 में उन्होंने लिखा। महात्मा गांधी ने कहा कि साधन और साध्य के बीच, वो शायद इतिहास में अनोखे नायक हुए जिन्होंने कहा साधन बेहतर होंगे तभी साध्य आप बेहतर पा सकते हैं। तो उस बेहतर साधन हो ये सुनिश्चित करने का काम, आर्थिक खर्चे अपने उद्देश्य के तहत हो, ये करने का काम तो आप सबका है, पीएससी का। अगर कोई चीजें कहीं डेविएट कर रही हैं तो वो निगरानी में लाने, सचेत करने, सरकार को बताने, सुधार कराने का दायित्व आपका है। और ये पुरानी परंपरा रही है। आपने कल कौटिल्य की बात भी सुनी, 2000 वर्ष पूर्व कौटिल्य अर्थशास्त्र में किस तरह चाणक्य ने कहा। और सिर्फ ये कौटिल्य तक नहीं, तिरुवल्लुर, तिरुकुरुल से लेकर इथिकल मैनेजमेंट के बारे में भारतीय परंपरा में शुक्र नीति से लेकर महाभारत में भीष्म जब स्टेट क्राफ्ट के बारे में कहते हैं, सब जगह प्रसंग पाएंगे। और गांधी ने सुनिश्चित किया, सूक्त वाक्य में कहा कि अंतिम आदमी तक इसका लाभ पहुंचे, यह होना चाहिए। इसीलिए शायद कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन ने पीएससी को कॉन्सेंस कीपर ऑफ द नेशन इन फाइनेंशियल मैटर्स कहा था। कुछ ही दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैग के ऑडिट दिवस पर कहा कि सीएजी सरकार की परफॉर्मेंस को असेस कर सरकार को एक आउटसाइडर व्यू पॉइंट देता है। उन्होंने यह भी कहा, whatever CAG suggests, government makes systematic improvements and we see it as support to the government। विगत कुछ वर्षों में आंकड़ों को देखें तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने 75% से अधिक पीएससी की रिकमेंडेशंस को माना एवं उस पर काम किया। स्टेट पीएससीज also should press upon their governments to respond to implementation status of PSC's recommendation। इस तरह की आवश्यकता पर पहले के कॉन्फ्रेंसेज में भी चर्चा हुई है। मैं कहना चाहूंगा, खासतौर से स्टेट्स के बारे में कभी कभी खबरें मिलती हैं, और मैं खबरों के माध्यम से उसी सूचना स्रोत से कह रहा हूं कि आज आपने देखा कि स्टेट्स द्वारा खर्चे का वॉल्यूम कितना बढ़ा है, कि पीएससी की रिपोर्ट्स अब कम आती हैं। अगर जहां ऐसा है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यह सिर्फ रिचुअल ना रहे, क्योंकि बताया मैं, इकोनॉमिक खर्चे जिस तरह से सरकार द्वारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, उससे देश की नीति तय होती है। उस पर निगरानी रखने, देखने, उसको डेविएट न होने देने का दायित्व इस कमेटी का है। कई जगहों पर लोग महसूस करते हैं स्टेट्स में कि स्पेशल ऑडिट उन डिपार्टमेंट्स का होना चाहिए, 100% डिपार्टमेंट्स का ऑडिट होना चाहिए। कई स्टेट्स में ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि टोटल बैंक्स के पास जो खर्चे के उनके रिसिट्स और बाकी चीजें जाती हैं, डिटेल्स, बिल्स वगैरह, वो और सरकार के पास जो खर्चे हुए हैं उनमें रिकंसिलिएशन फिगर नहीं मिलते। ये सारी चीजें, ये संभावना इसलिए थी क्योंकि पहले फिजिकल काम होता था, पहले संभव है कि ये सब लैकुना रहता हो, पर आज टेक्नोलॉजी ने संभव बनाया है कि ये सारी चीजें बदली जा सकती हैं। पीएससी को रिसोर्सेज उपलब्ध कराना चाहिए जिससे पीएससी इन कामों को इफेक्टिवली मॉनिटर कर सके। टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ा आपने देखा। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, जिसके बारे में कल आपने चर्चा सुनी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के संबोधन में डीबीटी स्कीम 2020 का क्या इंपैक्ट था, उन्होंने बताया कि 9 लाख करोड़ डायरेक्टली ट्रांसफर टू बेनिफिशरीज थ्रू डीबीटी ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, और उसमें लीकेज कितना बचा, 1.7 लाख करोड़। यानी टेक्नोलॉजी, बैंक, आधार, मोबाइल ने ये सारी परिवर्तन किए। मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारे बड़े इफेक्टिव हैं अधीर रंजन जी और आप सब, कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे इन चीजों को और हम बेहतर बना सकते हैं, जो पहले संभव नहीं था हाथ के माध्यम से, या जब हम पुराने तौर तरीके से काम करते थे, तो अब संभव है क्योंकि आज
टाइम स्पीड एक्यूरेसी टेक्नोलॉजी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में टेक्नोलॉजी पहुंच के वो संभव बनाया। अब जैसे मैं एक सिर्फ उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा कि हम इनोवेट करें कि क्या ये चीज संभव है। क्या मैं देख रहा था कि कैग ने 2004-9 में ऑब्जर्वेशन दिया मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस डील लैंड के बारे में। मैं डिफेंस कमेटी में था पहले। 2013 में पीएससी ने रिपोर्ट उस पर दी। 2018 में एक्शन रिपोर्ट आया। आप समझें कि 2004-9 में जब कैग की रिपोर्ट आई उसके पहले चीजें हो रही होंगी। यानी कहा जाता है पीएससी को कि पोस्टमार्टम हम करते हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने संभव बनाया है। कल आपने कोट सुना सिडनी वेब का, जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुनियाद डाली। वो बड़े जाने माने ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थिंकर रहे। उन्होंने कहा कि यह पोस्टमार्टम परीक्षा जो होती है पब्लिक ऑडिट से, ये पेशेंट्स को अलाइव रखने के लिए कुछ करता या नहीं करता, यह अलग एक इश्यू है, पर पोस्टमार्टम की यह परीक्षा मर्डर को रोकता है। पर आज ये संभावना बनी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि जहां मर्डर की भी संभावना बनी हो शायद रोका जा सकता है, पर इसके लिए रिसोर्सेज, संसाधन इस कमेटी को मिलना चाहिए। मुझे लगता है इस नए ढंग से इस पर इनोवेट किया जाना चाहिए, सोचना चाहिए। मुझे यह बताना चाहिए कि पीएससी के काम का दायरा बहुत वाइड है। करीब 40 कैग रिपोर्ट्स साल में आती हैं। इन सभी को एग्जामिन करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए लॉन्ग पेंडिंग ऑडिट पैराज की आज समस्या है। स्टेट्स में भी है और संभव है कि केंद्र में भी हो। कई सारे टैक्स और फाइनेंशियल डिसीजंस 2-3 दशक पुराने हैं, जिनका आज के समय में रेलेवेंस नहीं रह जाता। इनमें से कुछ विषयों पर तो सरकार द्वारा करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं। पीएससी को और अधिक बैठकें या उपसमितियां बनाकर आम सहमति से ऐसे विषयों पर डिसीजन कर क्लोज करना चाहिए, चाहे स्टेट्स हो या चाहे सेंटर हो। पर इसके लिए पीएससी को रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर चाहिए, उनको सारे संसाधन चाहिए। और ये काम की दुनिया में आज आर्थिक सवाल कितनी बड़ी नियति इंसान की, समाज की, देश की तय कर रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। यह पब्लिक अवेयरनेस का दौर है। ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी पब्लिक लाइफ की बुनियादी जरूरत है और टेक्नोलॉजिकल एरा है। इसलिए हमारी ऑडिट प्रणाली में क्या आधुनिकता लाई जाए, कैसे उसको इस टेक्नोलॉजी से जोड़कर और रेलिवेंस बनाया जाए, इस पर भी नए ढंग से इनोवेट करना चाहिए। अगर हमारे ऑडिट में कोई फॉल्ट है, जो बाद में चीजें सामने आती हैं, वो हम इंट्रोस्पेक्ट करके उस पर अलग से विचार करके सोचें। अगर उसको और साइंटिफिक और बेहतर करने के अवसर अगर आज उपलब्ध है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो उस सिस्टम को और मजबूत और बेहतर बनाना चाहिए। मैं एक और अपने अनुभव के तौर पे, सुझाव के तौर पे यह कहना चाहूंगा कि समिति चूंकि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पहलुओं को एग्जामिन करती है, जिसकी टर्मिनोलॉजी बड़ी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट होती है। इन पहलुओं की जानकारी एक्सपर्ट्स द्वारा समय समय पर सभी सदस्यों को देनी चाहिए और वह प्रभावी तरीके से कमेटी के काम में, ताकि सदस्य भाग ले सकें। मेरा अनुभव रहा है एक पत्रकार के तौर पे, अनेक जगहों पर 40-40, 50-50 वर्ष पहले सेंट्रल इन्वेस्टमेंट हुए, पर उसका रिटर्न समाज को नहीं मिल रहा है। डेड एसेट्स के रूप में चीजें पड़ी हुई हैं। कॉस्ट एस्केलेशन उसका अलग होता है। क्या इन चीजों को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए रिपोर्ट्स के आधार पर कोई पॉलिसी डिसीजन बनाने की सुझाव या राय कमेटियों के द्वारा आए, तो मुझे लगता है इस पर हमें गौर करना चाहिए। संसद की अन्य स्थायी समितियों को भी ऑडिट पैराज को एग्जामिन करने की कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पर वेंकटचलिया कमीशन ने भी जोर दिया है। मैंने पहले भी समय समय पर कानून न बनने के सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में चर्चा की है। पुराने कानूनों को रिपील करने या उनमें जरूरी अमेंडमेंट के लिए उन्हें लगातार रिव्यू करते रहने की आवश्यकता है। इस प्रोसेस में पीएससी की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के तौर पर इस साल फरवरी में पीएससी की एक सब कमेटी ने फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी एक्ट के इंप्लीमेंटेशन को एग्जामिन किया, जिसमें कई सारी कमियां पाई गई। इससे सरकार को भी कानूनों में आवश्यक संशोधन करने में सहायता मिलती है। हमारा मानना है कि विधानमंडलों के पीएससी के, विधानसभाओं के पीएससी के अध्यक्षों को भी राज्य के कानूनों में भी इस प्रकार के रिव्यू करने का प्रयास करना चाहिए। पीएससी द्वारा अपनी रिपोर्ट्स को और सरल बनाने व सेल्फ कंटेंटेड प्रेस सामग्री उपलब्ध कराने की जरूरत है, ताकि इन रिपोर्ट्स पर मीडिया द्वारा कम समय में प्रमुखता से कवरेज हो और इकोनॉमिक इश्यूज पर पब्लिक एडुकेशन हो सके। इसके लिए सहज और सरल शब्दों में देश के लोकल लैंग्वेजेज में इन चीजों को बताया जाने की जरूरत है।
हम सबकी मिलकर यह जिम्मेदारी बनती है कि हम मौजूदा जो चैलेंजेज हैं उनका सामना करें और फ्यूचर में जो चैलेंजेज हैं उसके लिए देश को तैयार करें। हमें विश्वास है कि सेंट्रल और स्टेट की पीएससीज की जो बैठक हुई वह भारत के आज़ादी के अमृत वर्ष, वह पीएससी की शताब्दी शतक यात्रा पर वह आर्थिक रूप से भारत को बहुत मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कारगर होगी। इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं माननीय स्पीकर लोकसभा को, पीएससी अध्यक्ष को, आप सबको इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने की बधाई देता हूं। कॉन्फ्रेंस के भविष्य के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।